राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका किसान डिजिटल क्लासेस में, जहां पर हम लोग क्लास 10th के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रश्नावली लेके आए हैं और उन क्वेश्चंस को हम एक एक करके सोल्व करेंगे। उसी में हम लोग सारा का सारा ही समास क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं हमारे समास का टॉपिक, और वो भी पूरा का पूरा समझेंगे। हम लोग कैसे समझेंगे? क्वेश्चंस के माध्यम से। इससे हमारा पूरा का पूरा ही समास क्लियर हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं हम समास। समासः, समास का मतलब ही होता है कि उसको संक्षेप में लिखना। यहाँ पर हमने इसकी परिभाषा ली है कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया और संक्षिप्त शब्द बनाना समास कहलाता है। इसका मतलब है कि जब दो शब्द हो या दो से ज्यादा हो, चाहे दो हो, दो को मिलाएंगे तब भी समास बनेगा और दो से ज्यादा को मिलाएंगे तब भी समास बनेगा। तो दो या दो से ज्यादा शब्दों को मिलाकर जब एक छोटा सा शब्द हम बनाते हैं तो वो समास कहलाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्त पद। इसकी संस्कृत में जो परिभाषा है वो है अनेक पदानाम एकी पदी भावः समासः। अर्थात अनेक पदों को मिलाकर जब एक पद का भाव आता है तो वो क्या कहलाता है? समास कहलाता है। समास की विशेषता, समास की विशेषता में हम लोग इसकी परिभाषा जो हमने पढ़ी थी उस वही यहाँ पर आया है। देखो, पदानाम संक्षेप भवति, अर्थात जब पदों को हम संक्षेप में लिखते हैं तो वो कहलाता है समास। शब्द संक्षिप्त होते हैं, इसमें शब्दों को हम छोटा करते हैं। जैसे बहुत बड़े बड़े शब्द होते हैं जैसे माता पिता राम लक्ष्मण, तो उनको हम जब छोटा करके एक पद बनाते हैं वो समास कहलाता है। इससे हमारे समास का अर्थ, जो शब्दों का अर्थ है वो भी स्पष्ट हो जाता है। समास से भाषा सुंदर होती है और सरल होती है। इसके बाद में हमारा अगला जो टॉपिक आता है वो आता है समास के मुख्य भेद। समास के मुख्य भेद में हम 6 भेद पढ़ते हैं। वैसे हमारे जो संस्कृत के आचार्य वगैरह है उन्होंने समास के केवल 4 भेद बताए। कौन कौन से? अवयवी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। संस्कृत के व्याकरण में जो बड़े बड़े पाणिनि वगैरह आचार्य हुए हैं उन्होंने तो हमें 4 ही समास बताए हैं, लेकिन हम लोग मुख्य रूप से 6 समास पढ़ते हैं क्लास 10th के हिसाब से। ये कर्मधारय समास और द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, ये दोनों तत्पुरुष के ही भेद माने जाते हैं। एक तो होता है अव्ययी भाव समास, एक होता है तत्पुरुष समास, एक होता है कर्मधारय समास, एक होता है द्वंद्व समास, एक होता है द्विगु समास और एक होता है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि समास के 6 भेद होते हैं: अवयवी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु और बहुव्रीहि। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। उसी से हम सारे समास को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, नील कमलम। नील कमलम अर्थ तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सामने जो हमारे पास में डायग्राम दिखाई दे रहा है उसमें आपको पता लग रहा होगा कि ये समास किसके बारे में हमें बता रहा है। नील कमलम, नील कमल में नील का अर्थ होता है नीला और कमलम का अर्थ होता है कमल, तो नीला कमल। अब यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है: तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अवयवी भाव समास और द्विगु समास। तत्पुरुष समास का ही भेद कर्मधारय समास को माना जाता है, लेकिन जब हमारे पास में कर्मधारय समास का ऑप्शन नहीं आता है तब हमें क्या करना है? तत्पुरुष समास करना है। लेकिन हमारे पास में यहाँ पर कर्मधारय समास का ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए हमें क्या करना है? कर्मधारय समास। कैसे पता लगा? देखो, नील, नील का अर्थ होता है नीला, कमल। अब यहाँ पर जो कमल शब्द है
उसकी विशेषता बता रहा है ये नील शब्द। नील शब्द विशेषता बता रहा है। तो जो कर्मधारय समास है ये दो प्रकार का होता है। देखो, एक तो होता है विशेषण विशेष्य। विशेषण विशेष्य, विशेषण और विशेष्य। कर्मधारय के जो दो भेद हैं उसमें पहला तो है विशेषण विशेष्य और दूसरा है उपमान उपमेय। उपमान उपमेय। उपमान और उपमेय वाला जो समास है उसमें तो हमें तुलना करनी पड़ती है, दो शब्दों के आपस में तुलना होती है। तो यहाँ तो हम तुलना नहीं कर रहे हैं। एक होता है विशेषण और विशेष्य, यानी कि विशेषण यानी कि विशेषता, किसी की भी विशेषता बताई जाती है तो वो कहलाता है विशेषण, और जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं वो कहलाएगा विशेष्य। यहाँ हम विशेषता किसकी बता रहे हैं? कमल की। किसकी विशेषता बता रहे हैं? कमल की विशेषता बता रहे हैं। तो विशेष्य हो गया कमल और विशेषण हो गया नीला। तो यहाँ पर हमारा जो अर्थ निकल रहा है वो निकल रहा है नीला कमल, यानी कि कमल की विशेषता बता रहे हैं और विशेषता बता रहे हैं। तो फिर कौन सा समास आ जाएगा? कर्मधारय समास। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा कर्मधारय समास। ये इसका राइट आंसर आएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि राम और लक्ष्मण दोनों का डायग्राम यहाँ पर आ रहा है, फोटो आ रही है। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखते हैं तो हमारे पास आता है राम लक्ष्मणौ। राम लक्ष्मणौ में द्विवचन आया है। अगर हम राम शब्द की बात करते हैं तो राम शब्द में कौन सी विभक्ति, प्रथमा विभक्ति का जो द्विवचन होता है वो होता है रामः रामौ। वैसे ही यहाँ पर आया है राम लक्ष्मणौ, तो यहाँ पर द्विवचन का शब्द आया है, इसीलिए हमारे पास में, वैसे भी हमें डायग्राम में दो जने दिख रहे हैं तो हमें इसका क्या करना है? समास बताना है। क्या करना है? समास बताना है। राम लक्ष्मणौ कह समास। राम लक्ष्मणौ शब्द में कौन सा समास है इसमें हमें बताना है। क्या इसमें बहुव्रीहि है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है और द्विगु है? राम और लक्ष्मण, अगर हम इसका अर्थ करते हैं तो क्या निकलता है? राम और लक्ष्मण। तो इसका विग्रह भी वैसे ही करना पड़ेगा, समास वैसे ही बताना पड़ेगा। अगर विग्रह करने पर हमारे पास में राम और लक्ष्मण निकल रहे हैं तो और किस में आता है? द्वंद्व समास में आता है। द्वंद्व समास में आता है ना। और तो और का हमारे पास ऑप्शन आ रहा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। एक तो होता है एक शेष द्वंद्व समास। एक तो होता है हमारे पास एक शेष द्वंद्व समास, एक होता है इतरेतर द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व समास, और तीसरा जो होता है वो होता है समाहार द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व समास। तो जब हमारे पास केवल एक ही शब्द शेष बचता है समस्त पद में तो वो कहलाता है एक शेष। जब हमारे पास एक से ज्यादा शब्द आते हैं वो कहलाता है इतरेतर, और जब बहुत सारे समूह वाले शब्द आते हैं तो वो कहलाता है समाहार। अब हमारे पास यहाँ पर एक से ज्यादा शब्द आ रहे हैं, दो शब्द आ रहे हैं हमारे पास में, तो अलग अलग आ रहे हैं दोनों, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा इतरेतर द्वंद्व समास। ये आपके हो गया राम और लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण जहां पर और का निकलता है वो कहलाता है द्वंद्व समास। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा चक्र पाणी कह समासः। चक्र पाणी, पाणी का अर्थ होता है हाथ। पाणी का अर्थ होता है हाथ। यहाँ पर इसका अर्थ निकल रहा है चक्र
हाथ में है जिसके। अब ऐसा जहां पर तीसरा पद निकलता है, उस तीसरे पद में जो विशेषता होती है, जो अगला तीसरा पद निकलता है, वहां समास होता है हमारा बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास में तो हम लोग विभक्ति पढ़ते हैं, कर्मधारय समास में विशेषताएं बताई जाती है, तुलना की जाती है, और अवयवी भाव समास में हम लोग अव्यय पढ़ते हैं। लेकिन बहुव्रीहि समास में हमारे पास में तीसरा पद प्रधान होता है, और इस क्वेश्चन में भी हमारे पास तीसरा पद प्रधान हो रहा है। जैसे हाथ में है चक्र जिसके, ऐसा वह कौन होगा? विष्णु। दिखाई दे रहा होगा आपको कि इनके हाथ में चक्र है, और विष्णु भगवान का डायग्राम आपके सामने है, तो यहीं से ही इस क्वेश्चन का आंसर भी निकल सकता है। हमारा आंसर होगा इसमें बहुव्रीहि समास। लेते हैं अगला क्वेश्चन। उपग्रामम। उपग्रामम, उपग्रामम कह समास। उपग्रामम में कौन सा समास है? तत्पुरुष। तत्पुरुष में तो विभक्ति आती है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है? अव्यय आ रहा है, तो अव्यय तो तत्पुरुष में नहीं आता, ये ऑप्शन इसका नहीं होगा। द्विगु, द्विगु में संख्या आती है, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। कर्मधारय में विशेषण विशेष्य आते हैं, तुलना की जाती है, इसलिए ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। अवयवी भाव समास जो होता है उसमें हमारे पास अव्यय आते हैं, पहला पद इसका अव्यय होता है, तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा अवयवी भाव समास। इसका अर्थ होता है, उप का अर्थ होता है समीप, और ग्रामम का अर्थ होता है गांव, तो इस पूरे शब्द का अर्थ हो गया गांव के समीप। इसका सही आंसर है अवयवी भाव। लेते हैं अगला क्वेश्चन। पंचपात्रम कह समासः। पंच का अर्थ होता है पांच, पात्रम का अर्थ होता है बर्तन। बर्तन, पांच बर्तन, यानी कि पांच बर्तन का समूह। जहां पर आगे संख्यावाची शब्द आता है, वहां हमारे पास कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें अलग अलग होते हैं। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि द्वंद्व समास में तो अलग अलग होते हैं, जैसे माता और पिता, राम और लक्ष्मण, और आता है, तो द्वंद्व समास हमारा नहीं हो सकता। बहुव्रीहि समास में हमारे पास में तीसरा पद जो होता है वो मुख्य होता है। जैसे अभी चक्रपाणी में पढ़ा था हम लोगों ने कि हाथ में है चक्र जिसके, ऐसा वह, तो यहाँ तीसरा पद भी प्रधान नहीं है। तत्पुरुष में हम लोग विभक्ति पढ़ते हैं, तो यहाँ विभक्ति भी नहीं है। यहाँ पर है हमारे पास संख्या, और संख्या जिसमें आती है वो होता है द्विगु। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, तो हमें पहला पद संख्यावाची मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास सही वाला द्विगु। और आपको दिखाई दे रहा होगा पांच बर्तन का समूह, तो इसका जो विग्रह होता है वो होता है पंचानाम पात्राणाम समाहार। समाहार का अर्थ होता है समूह। समाहार का अर्थ क्या होता है? समूह होता है, तो इसका सही ऑप्शन है द्विगु समास। बढ़ते हैं आगे। महापुरुषः। महापुरुष, महा का अर्थ होता है महान, और पुरुष का अर्थ होता है व्यक्ति, महान व्यक्ति। महापुरुषः कह समासः। महापुरुष में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें क्या होता है? विभक्ति, तो ये तो नहीं होगा। द्विगु समास में आगे संख्या आती है, पहला पद संख्यावाची होता है, तो द्विगु समास भी नहीं हो सकता। और अवयवी भाव समास में पहला पद हमारे पास में अव्यय होता है, यहाँ हमारे पास अव्यय नहीं आकर के विशेषता आ रही है, इसलिए अवयवी भाव समास भी इसका आंसर नहीं हो सकता। विशेषता आ रही है तो विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय ये हमारे पास कर्मधारय में आते हैं, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा कर्मधारय। महान पुरुष, जो ऋषि होता है वो महान पुरुष होता है। बढ़ते हैं आगे।
शब्द देखकर ही पता लग रहा होगा कि इसका आंसर क्या होगा। गंगा जलम, अर्थ होगा इसका गंगा का जल। दिखाई दे रहा है ऐसा, ये गंगा का पानी, ये घाट पानी है यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें कौन सा समास है? अगर हम इसका अर्थ निकालते हैं तो निकलता है गंगा का जल। तो कर्मधारय में तो विशेषण होता है और तुलना की जाती है, ये ऑप्शन इसका नहीं होगा। द्वंद्व समास में और आता है तो यहाँ और नहीं आ रहा है, द्वंद्व भी नहीं होगा। बहुव्रीहि समास में कोई अन्य पद की प्रधानता होती है तो यहाँ पर अन्य पद भी नहीं है। यहाँ हमारे पास अर्थ निकल रहा है गंगा का जल, और का के की जो आती है षष्ठी विभक्ति में आता है, और विभक्ति वाला हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? तत्पुरुष। तो इसका आंसर होगा तत्पुरुष समास। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पीतरव, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा दो जने बैठे हैं, एक लेडी और एक जेंट्स, यानी कि पीतरव। इसमें कौन सा समास है? पीतरव यहाँ पर द्विवचन है। कौन सा वचन है? द्विवचन। कौन से शब्द का? पितृ शब्द का। अगर हम इसका अर्थ निकालते हैं तो इसका अर्थ निकलता है माता और पिता। माता और पिता। तो द्विगु समास जो होता है इसमें तो संख्या होती है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तत्पुरुष समास में विभक्ति आती है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। और कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य और तुलना की जाती है तो कर्मधारय समास भी नहीं हो सकता। और वाला जो ऑप्शन आता है वो द्वंद्व समास में आता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा द्वंद्व समास। पितरौ पितृ शब्द का द्विवचन है, और ये जो उदाहरण है ये हमारे पास है एक शेष द्वंद्व समास। एक शेष द्वंद्व समास का ये उदाहरण है, क्योंकि माता और पिता दो जने हैं लेकिन दो में से एक ही शब्द शेष बच रहा है, इसीलिए यहाँ पर केवल एक शेष द्वंद्व समास आएगा। बढ़ते हैं आगे। त्रिलोचनः कः समासः? त्रिलोचनः, लोचन का अर्थ होता है आंख, और त्रि का अर्थ होता है तीन। त्रिलोचनः कः समासः, त्रिलोचन में कौन सा समास है? यहाँ आपको शिव जी का फोटो दिखाई दे रहा है, और इस शिव जी के आपको भी पता है कि शिव जी के तीन आंखें होती हैं। लोचन का अर्थ आंख और त्रि का अर्थ तीन, तो तीन है आंखें जिसकी, ऐसा वह। देखो द्विगु समास में भी पहला पद संख्यावाची आता है और बहुव्रीहि समास में भी पहला पद संख्यावाची आ सकता है, लेकिन उसके अर्थ पे डिपेंड करेगा कि वो कौन सा समास है। अगर समाहार में आ रहा है तो द्विगु में जाएगा, और अगर तीसरा पद की प्रधानता आ रही है तो वो हमारा बहुव्रीहि समास में चला जाएगा। तो यहाँ संख्या आ रही है लेकिन तीसरा पद प्रधान है तो द्विगु नहीं होगा, ये वाला हमें ध्यान रखना है। इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ भी पहला पद संख्यावाची आ रहा है लेकिन तीसरे पद की प्रधानता हो रही है तो द्विगु नहीं आएगा। पहला ही ऑप्शन द्विगु आ रहा है लेकिन ये आंसर नहीं है। कर्मधारय में भी विशेषताएं बताई जाती है तो विशेषता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तीसरे पद की प्रधानता हो रही है। अवयवी भाव समास में भी अव्यय होता है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। हमारा राइट आंसर होगा बहुव्रीहि, क्योंकि तीसरे पद की प्रधानता केवल बहुव्रीहि समास में ही आती है। अगला क्वेश्चन, यथा शक्ति। यथा का अर्थ होता है अनुसार, और शक्ति यानी कि हमारे काम करने की शक्ति। यथा शक्ति कः समास, यथा शक्ति में कौन सा समास है? यथा शब्द हमें पता है कि क्या है, एक अव्यय है। तत्पुरुष समास नहीं हो सकता क्योंकि आगे पहला शब्द क्या है हमारे पास, अव्यय। द्वंद्व समास में भी दो या दो से ज्यादा पद आते हैं
और उनके बीच में अंतर होता है और लगता है जब अर्थ करते हैं। कर्मधारय समास में विशेषताएं बताई जाती है, तो ये भी नहीं हो सकता। पहला पद जहां पर अव्यय होता है वह हमेशा अवयवी भाव समास होता है, तो इसमें हमारे पास कौन सा समास आ जाएगा? अवयवी भाव। अगला क्वेश्चन, पीताम्बरः। पीताम्बरः कः समासः? पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर का जो समास होता है, अगर हम इस डायग्राम को देखते हैं तो आपको पीले कपड़े पहने हुए दिखाई दे रहे होंगे कृष्ण भगवान। तो पीले कपड़े, यहाँ पर अर्थ क्या निकल रहा है हमारा? पीताम्बर का अर्थ निकल रहा है, देखो दो शब्द है यहाँ पर, पीतः अम्बरः। तो पीतः का अर्थ होता है पीला और अम्बरः का अर्थ होता है वस्त्र, पीले वस्त्र। पीताम्बर शब्द हमारे पास दो तरीके से आता है, एक तो आता है पीताम्बरम और एक आता है पीताम्बरः। पीताम्बरम इसका समास विग्रह होगा पीतम अम्बरम, और पीताम्बरः इसका अर्थ होगा, इसका जो समास विग्रह होगा वो होगा पीतः अम्बरः यस्य सः। ये हमारे पास दो तरीके से आता है। अब हमारे पास यहाँ क्या है? पीताम्बरः, यानी कि यहाँ पर इसका जो अर्थ निकलेगा वो निकलेगा पीले हैं वस्त्र जिसके ऐसा वह। दिखाई दे रहा होगा आपको, कौन है? कृष्ण भगवान। पीले हैं वस्त्र जिसके ऐसा वह। क्या इसमें तत्पुरुष में ये अर्थ निकलता है? नहीं निकलता है, क्योंकि विभक्ति लगती है और विभक्ति में तो तत्पुरुष समास आता है, तो ये हो नहीं सकता। बहुव्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है, द्विगु समास में आगे संख्या आती है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि हमारे पास यहाँ संख्या है ही नहीं। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष से बताया जाता है, यहाँ विशेषता तो बता सकते हैं, लेकिन जब आपके पास में इस तरीके से विसर्ग वाला क्वेश्चन आए तो वहां पर डायरेक्ट आंसर आपका बहुव्रीहि में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तीसरे अर्थ की प्रधानता होती है, और जहाँ तीसरे अर्थ की प्रधानता होती है वहां बहुव्रीहि समास होता है, न कि कर्मधारय। तो यहाँ कर्मधारय आंसर नहीं आएगा। आपने देखा होगा पहले कर्मधारय आया, लेकिन कर्मधारय इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है बहुव्रीहि। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, सामने एक राजा बैठा है और ये सामने एक सैनिक, इसके आसपास इसके सेवक खड़े हुए हैं। राज्ञः पुरुषः समस्त पदम किम। अच्छा देखो, अभी तक तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? समास का नाम। पद देख करके हम लोग समास का नाम निकाल रहे थे। अब हमें इसका समस्त पद बताना है। आपको समास विग्रह दिया हुआ है और समस्त पद निकालना है। अब समास विग्रह से हम लोग समस्त पद कैसे निकालेंगे? वो एक तो पहला पद है राज्ञ, दूसरा है पुरुष। जब भी हमें समस्त पद बनाना होता है तो हमें दोनों ही शब्दों में से विभक्ति हटा करके और दोनों को एक साथ मिला करके लिखना होता है। राज्ञ में से अगर हम विभक्ति हटा देंगे तो इसका प्रथमा विभक्ति का जो एक वचन बनेगा वो बनेगा राज, ठीक है। और पुरुषः का अर्थ जो शब्द निकलेगा वो आएगा पुरुष, राज पुरुष ये निकलेगा। अब इसमें राज पुरुष क्या है? क्या है? पुल्लिंग है ना, तो पुल्लिंग की प्रथमा का एक वचन लगेगा इसमें, राज पुरुषः, ठीक है। तो इसका समस्त पद जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? राज पुरुषः। अच्छा पुरुष राज नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारे पास आगे कौन सा शब्द आ रहा है? राज्ञः, इसीलिए यहाँ पर पुरुष आगे आया है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ राज्ञः पुरुष आया है, राज्ञः पुरुष, सॉरी ये राज पुरुष
राज्ञ है, राज्ञ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास जो मेन शब्द होता है वो क्या होता है, राजा। मेन शब्द क्या होता है, राजा होता है, और राजा से यहाँ पर आएगा राज। राज्ञ नहीं होगा, क्योंकि राज्ञ तो हमारा जो आता है वो पंचमी षष्ठी विभक्ति में आता है। राजपुरुषम भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये नपुंसक लिंग में जा रहा है, और हमारा शब्द क्या है, पुल्लिंग। यहाँ भी राजपुरुष है, यहाँ भी राजपुरुष है, लेकिन ये पुल्लिंग का है और ये नपुंसक लिंग का है। हमारा जो राजपुरुष शब्द है वो पुल्लिंग का है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो राइट होगा वो होगा राजपुरुष, ऑप्शन नंबर ए। लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, डायग्राम में क्या दिखाई दे रहा है आपको कि गुरुजी बैठे हैं, पूरे शिष्य बैठे हैं और पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं मतलब विद्या ग्रहण कर रहे हैं। हमारा जो ऑप्शन है, हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हमारा विद्या, विद्या धनम। विद्या जो शब्द है इसका हमें क्या बताना है, समस्त पद बनाना है। क्या बताना है, समस्त पद। किम, किम का अर्थ होता है क्या। विद्या धनम, विद्या का, विद्या रूपी धन, इसका जो समस्त पद है वो क्या है। हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला है विद्या धनम, दूसरा है धन विद्या, तीसरा है विद्या धनी, चौथा है धन विद्या। देखो, विद्या जो, विद्या जो शब्द है वो विद्या शब्द का, विद्या शब्द का तृतीया का एक वचन है। तृतीया का एक वचन है। विद्या शब्द तृतीया विभक्ति का एक वचन है। विद्या शब्द आकारांत है। क्या है, आकारांत, और स्त्रीलिंग है। अगर हम इसके रूप चलाते हैं तो किसकी तरह चलेंगे, लता शब्द की तरह, और लता का तृतीया विभक्ति में क्या होता है, लतिया। अब हमें इसका समस्त पद बनाने के लिए मैंने बताया था आपको कि हमें इसकी प्रथमा विभक्ति का मुख्य शब्द लेना होता है, प्रथमा का एक वचन। जब भी हम समस्त पद बनाते हैं प्रथमा विभक्ति के एक वचन में बनाते हैं। सभी शब्दों से जितने यहाँ शब्द दे रखे हैं उन शब्दों से विभक्ति को हटाते हैं और प्रथमा विभक्ति का एक वचन ही इसमें लेते हैं। अब विद्या शब्द का प्रथमा विभक्ति का एक वचन क्या होगा, देखो जैसे लता होता है वैसे ही क्या हो जाएगा, विद्या। तो पहला शब्द हमारे पास क्या आता है, विद्या। दूसरा शब्द क्या है, धन। हालांकि यहाँ तो नपुंसकलिंग में दे रखा है तो हमें तो विभक्ति वगैरह हटानी है, मुख्य शब्द लेता है तो धन ले लिया, विद्या धन, विद्या धन। अब इसको जो हम बनाएंगे वो धन शब्द है वो नपुंसकलिंग का है, इसलिए यहाँ पर विद्या धनम हो जाएगा। धन विद्या नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है। क्यों, क्योंकि हमारे पास आगे जो शब्द है वो विद्या है। यहाँ विद्या धनी, धनी नहीं होगा। धनी का मतलब तो क्या होता है, व्यक्ति, कोई धनवान व्यक्ति। हमारा अर्थ यहाँ पर थोड़ी है धनवान व्यक्ति। विद्या धन यानी कि विद्या रूपी धन, तृतीय विभक्ति लग रही है तो धनी भी नहीं होगा, क्योंकि धनी का अर्थ तो क्या होता है, व्यक्ति, और व्यक्ति थोड़ी है। धन विद्या, यहाँ भी ये नहीं होगा। हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा विद्या रूपी धन। तो इसका समस्त पद जो बनेगा वो बनेगा विद्या धनम। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हाँ, फिर से हमारे पास में शिव जी की आ गई फोटो, और इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि चंद्रमा है किनके शिखर पर, चंद्रः च शेखरः च। अच्छा, थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गया। इसका जो होगा विग्रह वो होगा चंद्रः शेखरः, चंद्रः शेखरे, चंद्रः
शेखरे यस्य सह, चंद्रः शेखरः यस्य सह, ये इसका समस्त पद नहीं, सॉरी समास विग्रह नहीं होगा, इसका समास विग्रह होगा चंद्र शेखरे यस्य सह। चंद्रमा है, यहाँ सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति में आता है मैं पे पर, मैं पे पर, तो यहाँ पे आ जाएगा शिखर पर। यस्य, यम यद जो शब्द है उसकी षष्ठी विभक्ति है, जिसके ऐसा वह, चंद्रमा है शिखर पर जिसके ऐसा वह। अब तीसरा पद प्रधान हो गया ना, तीसरे पद में आपको फोटो दिखाई दे रही है। अब चंद्रमा जिस किनके रहता है, शंकर के ही रहता है, इसका आंसर हो जाएगा शिव। जो अन्य पद प्रधान होगा ना वो शिव होगा। जैसे यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, शिवः, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, शिवः। चंद्रमा है शिखर पर जिसके ऐसा वह, ये इसका अर्थ निकलता है। शेखर चंद्र नहीं होगा क्योंकि इसमें शेखर शब्द आगे आ रहा है। चंद्रशेखरी नहीं होगा क्योंकि ये तो स्त्रीलिंग का शब्द है, और चंद्रशेखरम नहीं होगा क्योंकि ये नपुंसक लिंग का शब्द है। हमारे पास जो पुल्लिंग का शब्द आ रहा है वो आ रहा है चंद्रशेखरा, इसका आंसर सही होगा चंद्रशेखरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्ताह नाम आहना नाम समाहारः, ये जो आपके पास सेंटेंस है इसका समस्त पद क्या है, समस्त पदम किम, समस्त पद क्या होगा। सप्त का अर्थ होता है 7, आहनाम यानी कि दिन, 7 दिन, और समाहार का अर्थ होता है समूह। जब भी हम समस्त पद बनाते हैं तो जो समास विग्रह वाले शब्द है उनमें से हम विभक्ति को हटाते हैं और फिर एक पद बनाते हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 पूरा दिख रहा है, 7 दिनों का समूह, अर्थ हो जाएगा इसका 7 दिन का समूह। अब 7 दिन के समूह का क्या होगा, अह सप्ताह, अह कोई शब्द नहीं होता तो ये ऑप्शन गलत है। सप्ताहम, देखो ये नपुंसक लिंग में दे रखा है तो ये भी ऑप्शन गलत है, और सप्त दिनम ये भी नपुंसक लिंग में दे रखा है तो ये भी गलत है। यहाँ पर हम अगर इसका संधि विच्छेद करते हैं तो आ जाएगा सप्त और अह, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। सप्ताह, सप्ताह का अर्थ भी होता है 7 दिन, तो इसका आंसर है सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णः च सर्पः च, कृष्ण का अर्थ काला, च का अर्थ और सर्पः का अर्थ होता है सांप, काला सांप। वही है कि जब भी हमें समस्त पद बनाना होगा प्रत्येक पद में से विभक्ति वगैरह हटा करके दोनों पद को मिलाकर एक पद बनाना है। सर्प कृष्णः ये नहीं होगा क्योंकि आगे हमारे पास कृष्ण शब्द है, यहाँ पर पहले सर्प दिया हुआ है, ये आंसर सही नहीं है। कृष्ण सर्पी, सर्पी इसमें शब्द गलत है क्योंकि आप हमारे पास में सर्प शब्द है। कृष्ण सर्पम, सर्पम नपुंसक लिंग का है तो ये नहीं हो सकता क्योंकि सर्प शब्द पुल्लिंग का होता है। यहाँ पर सही आंसर होगा कृष्ण सर्पः, यहाँ से विभक्ति हटाई, यहाँ से विभक्ति हटाई, दोनों को मिलाकर के एक शब्द बनाया, और कृष्ण सर्पः पुल्लिंग का शब्द है इसलिए पुल्लिंग वाला आंसर ही सही होगा। इसका सही आंसर है कृष्ण सर्पः, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, मुखम च पद्मम च, मुखम च पद्मम च, मुख और कमल। अब यहाँ पर इसका अर्थ जो निकलता है वो निकलता है मुख रूपी कमल, मुख रूपी कमल। जब हम इसकी विभक्ति हटा करके और एक वचन में लिखेंगे तो इसका जो सही आंसर बनेगा मुख रूपी कमल। अब ऐसा तो नहीं है कि हम किसी जेंट्स के लिए लेंगे या किसी बच्चे के लिए लेंगे, एक लड़की के लिए इसकी विशेषता आएगी, तो इसमें स्त्रीलिंग वाला जो शब्द है वो सही होगा। मुख पद्मम,
मुख कैसा बताया गया है? कमल के समान बताया गया है। ये नपुंसकलिंग का है, म लग गया, ये आंसर सही नहीं है। पद्मम मुखम, यहाँ पद्म शब्द पहले आ गया तो ये ऑप्शन भी गलत है। और मुख पद्मः, ये पुल्लिंग का है तो ये भी गलत है। स्त्रीलिंग वाला जो शब्द है हमारे पास वो है मुख पद्मी, ये वाला इसका ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, वीरः च पुरुषः च, वीर पुरुष, वीर पुरुष में इसका जो समास विग्रह होगा वो होगा वीरः पुरुषः इति, वीरः पुरुषः इति। एक तरीका तो ये है समास विग्रह का, और एक तरीका होगा वीरः च असौ पुरुषः, वीरः च असौ पुरुषः। अब इसका जो हमें समस्त पद बताना है वो बताना है, यहाँ से विभक्ति हटेगी और यहाँ से विभक्ति हटेगी। वीरः च, वीरः च असौ पुरुषः, यहाँ से भी विभक्ति हटेगी और यहाँ से भी विभक्ति हटेगी, दोनों मिलकर एक शब्द बनेंगे। वीर पुरुष, पुरुष का डायग्राम हमें दिखाई दे रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है कि हाथ में भाला वाला, ऐसे तो वीरता का सूचक है। पुरुष यहाँ पर पहले आ गया, ये नहीं होगा। यहाँ पर पुरुषी शब्द गलत है और यहाँ पर नपुंसक लिंग में, तो ये भी नहीं होगा। वीर पुरुष पुल्लिंग में आएगा, इसलिए पुल्लिंग वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हस्तः च, हस्तः च, हाथ और हाथ, हाथ और हाथ, यहाँ पे दो हाथ की बात हो रही है, तो दो हाथ में एक तो ये है, एक ये है। जब हम इसका समस्त पद बनाएंगे तो समस्त पद बनाने के लिए एक ही शब्द बनाना पड़ेगा, और एक शब्द बनाएंगे तो इसका कौन सा वचन आएगा? द्विवचन। हस्त, हस्त यहाँ दो बार आ रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि द्विवचन नहीं है। हस्त हस्ती कोई शब्द नहीं होता, और हस्त हस्तम, हाथ के लिए नपुंसकलिंग शब्द यूज नहीं होता है। हाथ के लिए हमारे पास जो द्विवचन का रूप है वो है हस्तौ। प्रथम एक वचन में जो होता है वो होता है हस्तः, द्विवचन में होता है हस्तौ, और बहुवचन में हो जाएगा हस्ताः। तो यहाँ पर हमारे पास कितने हाथ हैं? एक और दो, दो के लिए हम कौन सा वचन लेंगे? द्विवचन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। राज्ञः, राज्ञः षष्ठी विभक्ति का रूप है, और पुत्रः प्रथमा विभक्ति का है। इसका हमें समस्त पद बनाना है, समस्त पद इसका बनाना है। राज्ञः पुरुष, राज्ञः पुत्रः, राज्ञ षष्ठी है, इसका एक वचन बनाना है, तो इसका एक वचन होगा राजा, और पुत्रः तो ऑलरेडी एक वचन में है। राजा का जब हम समस्त पद बनाते हैं तो वहां पे आ की मात्रा हट करके राज हो जाता है। अब देखो यहाँ पर पुत्र शब्द पहले आ गया, ये ऑप्शन गलत होगा। राज्ञ शब्द नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि राज्ञ शब्द तो षष्ठी में आता है, प्रथमा में नहीं आता है, समस्त पद में ये कभी नहीं आ सकता। राजपुत्रम, पुत्रम में यहाँ पर नपुंसकलिंग यूज हुआ है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। पुल्लिंग में जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है हमारा राजपुत्रः, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा राजपुत्रः। अगला क्वेश्चन, नीलम उत्पलम समस्त पदम किम, नील उत्पल इसका समस्त पद क्या होगा? नीलम देखो नपुंसकलिंग का है और उत्पल भी नपुंसकलिंग का है,
नील का अर्थ होता है नीला और उत्पल का अर्थ होता है कमल, नीला कमल। नीले कमल में जब हम इसका समस्त पद बनाएंगे तो समस्त पद बनाने के लिए हमें विभक्ति को हटाना पड़ेगा, मुख्य शब्द लेकर के और दोनों शब्दों को मिलाकर फिर वचन लगाया जाता है और विभक्ति लगाई जाती है। तो नीलोत्पलम, उत्पल यहाँ पर शब्द पहले आ गया, ये ऑप्शन नहीं आएगा। यहाँ उत्पली आ गया, स्त्रीलिंग में है तो स्त्रीलिंग में नहीं आएगा, ये ऑप्शन भी गलत है। नीलोत्पलः ये पुल्लिंग में आ गया क्योंकि कमल को नपुंसक लिंग में माना जाता है, इसीलिए पुल्लिंग वाला शब्द नहीं आएगा। नीलोत्पलम इसका सही आंसर होगा। अब अगर हम दोनों शब्दों को मिलाते हैं तो बनना चाहिए नील उत्पलम, ये बनना चाहिए, लेकिन ये नहीं बन करके बना है नीलोत्पलम। इसका कारण है कि यहाँ पर इसमें अ है, इधर ऊ है और दोनों को मिलाकर के गुण संधि से ये ओ हो गया। तो ओ की मात्रा हमने ल में लगाई तो क्या बन गया नीलो, और फिर यहाँ ऊ इसमें मिल गया, बचा पीछे उत्पलम। इस तरीके से हमारा ये शब्द बना है नीलोत्पलम, संधि से नीलोत्पलम बना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले हमने इसको समास विग्रह में पढ़ा था, पहले हमने इसको समस्त पद में पढ़ा था, अब हम इसको समास विग्रह में पढ़ रहे हैं। समास विग्रह में हमें दिया है माता च पिता च, माता च माता और पिता, यहाँ पर हमें विग्रह दिया है, हमें इसका क्या बनाना है समस्त पद बनाना है। तो हमें माता की भी प्रथमा विभक्ति लेनी पड़ेगी और पिता की भी प्रथमा विभक्ति लेनी पड़ेगी। जब भी हम लोग माता और पिता इन दोनों में से लेते हैं तो वहां पर दो शब्द बनते हैं। देखो, एक तो माता पिता, ये तो हिंदी में है, ये हो ही नहीं सकता। पितरौ, पितरौ एक शेष द्वंद्व समास में आता है। जब हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होगा तब हम इस ऑप्शन को सही मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दो जने दे रखे हैं और दो जनों में हमारे पास अगर अलग अलग लिखते हैं तो माता और पिता को दोनों को लिखना पड़ेगा। इतरेतर द्वंद्व समास में माता पिता होते हैं और एक शेष द्वंद्व समास में पितरौ होता है। तो पितरौ को नहीं मान करके हम यहाँ क्या मानेंगे माता और पिता। पिता माता ये गलत है, हिंदी में दे रखा है। अगला क्वेश्चन, चक्रेण युक्तः, चक्रेण युक्तः पाणी यस्य सह, वही है, चक्र है हाथ में, चक्र से युक्त है हाथ जिसका, ऐसा वह दिखाई दे रहा है, चक्र है हाथ में। तो चक्रेण इसका जो प्रथमा विभक्ति का एक वचन होगा वो होगा चक्रः और पानी का होगा पाणी। समस्त पद बनाने के लिए हमें दोनों ही पदों की प्रथमा का एक वचन लेना पड़ता है, मुख्य शब्द लेना पड़ता है, विभक्ति हटा करके और फिर दोनों शब्दों को लिखना है। चक्र पाणी, चक्र पाणी क्या है दिखाई दे रहा है, विष्णु भगवान है, तीसरा पद प्रधान हो रहा है और जहां तीसरे पद की प्रधानता होती है वहां पुल्लिंग वाला शब्द हमें लेना होता है। विष्णु हो रहा है तीसरा अर्थ, तो यहाँ पर यही ऑप्शन हमारा सही होगा। पाणी चक्र नहीं होगा क्योंकि पाणी शब्द यहाँ पर बाद में आ रहा है, यहाँ पहले लिया है। चक्र पाणी नहीं होगा, यहाँ पे द्विवचन ले लिया पाणी शब्द का, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और चक्र पाणम ये नपुंसक लिंग का है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। केवल जहां पर बहुव्रीहि समास होता है वहां पर पुल्लिंग वाला शब्द ही हम लेते हैं। इसका राइट आंसर है ए, चक्र पाणी। नेक्स्ट, ग्रामस्य समीपम, ग्रामस्य समीपम इसका समस्त पद क्या है? ग्रामस्य में षष्ठी विभक्ति है और समीपम के लिए हम
उपअव्यय का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो समास है वो है अवयवी भाव। अवयवी भाव समास का ये उदाहरण है। क्यों? क्योंकि समीपम जो अर्थ आ रहा है वो आ रहा है उप से, और जहाँ पे अव्यय आते हैं वहां अवयवी भाव समास होता है। इसका समस्त पद देखने के लिए हमें इसमें से विभक्ति को हटाना पड़ेगा। विभक्ति को हटाते तो हमारे पास शब्द बचता है ग्राम, और समीप के लिए हमारे पास क्या आता है? उप। अब जब भी अवयवी भाव समास को हम लोग पढ़ते हैं तो अव्यय को हमें पहले लिखना पड़ता है और शब्द को बाद में। तो देखते हैं, ग्राम यहाँ पर पहले आ गया, समीप आ गया, समीप नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए? उप। तो ये ऑप्शन गलत है। यहाँ भी समीप आ गया, ये भी ऑप्शन गलत है। यहाँ उपम संधि करके भी आया है तो भी ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि नपुंसक लिंग में दे रखा है। इसका सही आंसर होगा उपग्रामम। जब भी अवयवी भाव समास में हम समास विग्रह से समस्त पद बनाते हैं तो जो अर्थ होता है उस अर्थ का जो अव्यय होता है उसको पहले लिखते हैं और संज्ञावाची शब्द को बाद में लिखते हैं। तो हमने संज्ञावाची जो ग्राम शब्द है उसको बाद में लिखा है और अव्यय को पहले लिखा है। अवयवी भाव समास है इसमें, और यही ऑप्शन हमारा सही है। इसका सही आंसर है उपग्रामम। नेक्स्ट, त्रीणि लोकानि यस्ते सह, तीन लोक हैं जिसके ऐसा वह। इसका समस्त पद क्या होगा? समस्त पद बनाने के लिए हमें वही करना पड़ेगा, विभक्ति हटानी पड़ेगी, मुख्य शब्द लेना पड़ेगा। त्रीणि का मुख्य शब्द क्या हो जाएगा? त्रि, और लोकानि का क्या हो जाएगा? लोकः। त्रिलोकः। त्रिलोचन, लोचन का अर्थ तो आंख होता है, लोचन का अर्थ आंख होता है, तो ये आंसर तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लोक है। लोक त्रय, त्रय नहीं आएगा और लोक शब्द पहले दिया है तो ये भी आंसर गलत है, क्योंकि हमारे पास त्रीणी शब्द पहले है तो त्रीणी पहले आना चाहिए। यहाँ पर त्रिलोकम ये नपुंसक लिंग में दे दिया तो ये भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि यस्से सह बहुव्रीहि समास है, और जहाँ बहुव्रीहि समास आता है वहां पर पुल्लिंग में ऑप्शन आना चाहिए। इसलिए हमारा जो शब्द आंसर है वो होगा त्रिलोकः। तीन लोक हैं जिसके ऐसा वह, तीन लोक। अगला क्वेश्चन, महान च असौ पुरुषः, महान है जो पुरुष। यहाँ पर पुरुष की विशेषता बताई जा रही है कि ये जो पुरुष है ये कैसा है? महान है। महान इस पुरुष शब्द की विशेषता बता रही है, और जहाँ पर विशेषता बताई जाती है वहां पर होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। महान शब्द से जब इसका समस्त पद बनाया जाएगा तो महान की जगह पुल्लिंग में हम लिखते हैं महा, और ये पुरुषः एक वचन में आना चाहिए, तो यहाँ इसके महा की जगह आ रहा है महा, और पुरुषः ये बिल्कुल राइट आंसर है। पुरुष महान नहीं आएगा क्योंकि महान शब्द कभी भी समस्त पद में नहीं आता है। पुरुषी भी नहीं आएगा, स्त्रीलिंग में हो गया, और महान पुरुषम नपुंसक लिंग में है तो ये भी नहीं आएगा। महापुरुष पुल्लिंग है, इसलिए इसके लिए पुल्लिंग शब्द आएगा और वो है महापुरुषः। अगला क्वेश्चन, शंखः चक्रम च, शंख और चक्र, शंख और चक्र दो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, और जहां पर अलग अलग दिखाई देते हैं वहां कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। इसका जो समस्त पद बनेगा वो दोनों शब्दों को मिलाकर बनेगा, तो दोनों शब्दों को मिलाने में पहला शब्द हमारे पास आएगा शंख और दूसरा आएगा चक्र। चक्र को हम लोग नपुंसक लिंग में मानेंगे, इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शंख चक्रम। यहाँ चक्र शब्द को पहले लिख दिया गया है इसलिए ये गलत है। यहाँ पे चक्री कर दिया, चक्री नहीं होगा, कोई शब्द होता नहीं है। और चक्रमौ,
ये द्वितीय विभक्ति का दिया है, द्वितीय विभक्ति में कभी भी समस्त पद नहीं बनता। यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा शंख चक्रम। अगला प्रश्न, पंचानाम पात्राणाम समाहारः। 5 पात्र, 5 पात्रों का समूह। आगे संख्यावाची शब्द आ गया, संख्यावाची शब्द आ गया और किस में आ रहा है? समूह में आ रहा है। समूह में आते ही और किस में चला जाएगा? द्विगु में चला जाएगा। यदि संख्यावाची शब्द में तीसरा पद प्रधान होता है तो वो बहुव्रीहि में चला जाता है। पंचा नाम का प्रथमा विभक्ति का एक वचन क्या होगा? पंच। और पात्र नाम का एक वचन क्या होगा? पात्रम। क्या होगा? पात्रम। पंच, यहाँ पात्र शब्द पहले दे दिया, पंचम को बाद में, ऐसा नहीं हो सकता। पंच पात्री, पात्र शब्द स्त्रीलिंग का नहीं है, ये ऑप्शन भी गलत होगा। और पात्रमो ऐसा कोई शब्द होता ही नहीं है। तो यहाँ पर पंच पात्रम ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, यथा शक्ति। यथा अव्यय है और शक्ति हमारे काम करने की क्षमता, इसका हमें विग्रह करना है। अभी जो हम लोग कर रहे थे वो समस्त पद बना रहे थे, अब वापस से हमारे पास विग्रह वाले क्वेश्चन आए। विग्रह के लिए जब भी हम, अच्छा यथा शक्ति, इसमें आगे पहले क्या आ गया? अव्यय, और पीछे क्या है? संज्ञा। जब भी आगे अव्यय आता है तो वो समास होता है अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में जब भी हम समास विग्रह करते हैं तो जो अव्यय होता है उसके अर्थ को पीछे लिखते हैं और जो संज्ञा होती है उसको हम आगे लिखते हैं। अव्ययी भाव समास में जब भी विग्रह करेंगे उसमें द्वितीय विभक्ति का एक वचन पीछे वाले संज्ञा वाले शब्द में लगाते हैं। अब शक्ति, शक्ते अनुसारम, अनुसार इसका अर्थ होता है, ये इसका यथा का अर्थ होता है अनुसार। तो शक्ति है, इसमें हमें कौन सी विभक्ति लगानी है? द्वितीय लगानी है, तो यही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। और सत्याः सह, सह में तो हमेशा कौन सी आती है? तृतीय विभक्ति, तो ये इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि द्वितीय में बनाना है। शक्तिम प्रति, प्रति हमारे पास यहाँ अव्यय नहीं है, अव्यय है हमारे पास यथा। और शक्ते अभावः, अभाव अर्थ में यथा अव्यय नहीं आता है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत होगा। हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, विद्याया धनम समस्त पदम किम। विद्या रूपी धन, इसका जो समस्त पद है वो क्या होगा? विद्याया, इसमें कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति से हमें प्रथमा विभक्ति में इसको लिखना है। विद्या जो शब्द है वो लता शब्द की तरह चलता है। लता शब्द, लता शब्द का जो एक वचन होता है वो होता है लता, इसलिए विद्या का भी एक वचन क्या होगा? विद्या होगा। तो इसमें विद्या धनम, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। धन विद्या यहाँ पर उल्टा लिख दिया, ये गलत है। यहाँ स्त्रीलिंग में कर दिया, ये भी गलत है। और धन विद्या ऐसा कोई शब्द नहीं होता, इसीलिए इसका जो राइट आंसर है वो है विद्या धनम। अगला क्वेश्चन, सुखम च दुखम च, इसका भी हमें क्या बनाना है? समस्त पद बनाना है। समस्त पद के लिए वही हमें मुख्य शब्द लेना है दोनों ही शब्दों के। और क्योंकि यहाँ पर दो शब्द हैं, दिखाई दे रहा है, दो चेहरे लिखे हुए हैं, एक हंस रहा है एक रो रहा है, दुख और सुख, दो के लिए हमें द्विवचन लगाना पड़ेगा। लेकिन जो सुख दुख हैं
वो एक साथ आते हैं, इसलिए इसमें नपुंसकलिंग का एक वचन आएगा। तो पहले हमें सुख लिखना है और फिर दुख लिखना है। यहाँ दुख पहले आ गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ स्त्रीलिंग में हो गया, स्त्रीलिंग में नहीं होगा। और यहाँ पे सुख दुख पीछे विसर्ग आ गए, ये भी गलत होगा। सुख को भी गलत लिखा है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इसका सही जो आंसर होगा वो होगा सुख दुखम। अगला क्वेश्चन, रक्तम उत्पलम। रक्त का अर्थ होता है लाल, रक्त का अर्थ होता है लाल। और उत्पल का अर्थ होता है कमल। फोटो में दिखाई दे रहा होगा आपको, लाल कमल। इसका क्या बनाना है, हमें समस्त पद बनाना है। रक्तोत्पलम, उत्पल यहाँ पर शब्द को पहले दे दिया, जबकि यहाँ पर बाद में। हमेशा जो शब्द पहले होता है उसको पहले ही लिखा जाता है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। यहाँ वापस से इसको स्त्रीलिंग में कर दिया। उत्पल शब्द स्त्रीलिंग में नहीं होता है, हमेशा ही नपुंसकलिंग में होता है। यहाँ पुल्लिंग में कर दिया, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमारे पास जो सही आंसर होगा वो होगा रक्तोत्पलः, रक्तोत्पलम। यहाँ पर भी वही हुआ है, देखो रक्तः और उत्पलम, इन दोनों में संधि हुई है। और संधि से, एक मिनट, इन दोनों में संधि हुई है और ओ हुआ है। यहाँ क्या है, अ, ये उ, दोनों की जगह क्या हो गया, ओ। इस तरीके से हमारा जो शब्द बन गया वो बन गया रक्तो। उ तो इसमें मिल गया, बचा क्या, इस तरीके से शब्द बना है, इसलिए ये हो गया हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, मुखस्य कमलम। ये जो मुंह है ये कैसा है, कमल के समान। यहाँ मुखस्य कमलम, मुख कैसा है, कमल के समान है। इसका हमें क्या बनाना है, समस्त पद। समस्त पद बनाने के लिए हमें प्रथमा विभक्ति का एक वचन लेना पड़ेगा। तो इसका प्रथमा विभक्ति का एक वचन हो जाएगा मुख, और कमल का हो जाएगा कमलम। तो यही राइट आंसर है हमारा। यहाँ पर कमल शब्द पहले दे दिया, ये गलत हो जाएगा। यहाँ स्त्रीलिंग में दे दिया, ये गलत हो जाएगा। और मुख कमलम, दो ऑप्शन एक जैसे आ गए। ये भी वही आंसर है, ये भी वही आंसर है। इसको गलत मान लेते हैं, इसमें मुख कमलम, मुख में इसमें बड़ी मात्रा हो जाएगी, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सही आंसर होगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन है, दशा नाम आनना नाम समाहारः। 10 का अर्थ होता है 10, आनना नाम यानी कि मुख, और इसका अर्थ होता है समूह। 10 मुख का समूह। 10 है सिर जिसके, मुख से अर्थ क्या है यहाँ पर, सिर। 10 है सिर जिसके, 10 है मुख जिसके, ऐसा वह। अब यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आएगा, समस्त पद बनाने के लिए इसका प्रथमा विभक्ति का एक वचन लेना पड़ेगा, तो हो जाएगा 10। और आनन का जो होगा वो होगा आनन। जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो इन दोनों में संधि होती है। यहाँ का अ और यहाँ का आ दोनों मिलकर आ हो जाते हैं, और हमारा जो शब्द बनता है वो बनता है दशाननः। दशानन क्योंकि पुल्लिंग का शब्द है इसलिए विसर्ग लगेगा, तो ये ऑप्शन हमारा राइट है। यहाँ पर 10 मुख कर रखा है, मुख नहीं आएगा, आनंद शब्द आएगा, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। दशाननम, इसको नपुंसकलिंग में कर दिया, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। और मुख यहाँ पर पहले दे दिया, दश बाद में दे दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दशाननः।
रावण। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है राजपुरुषः कः समासः। ये जो राजपुरुष शब्द है इसमें कौन सा समास है? अभी तक हमने विग्रह वाले समस्त पद वाले पढ़े हैं, अब पढ़ रहे हैं हम समास कौन सा है। समास का हमें नाम बताना है पद को देख करके। राजपुरुषः, राज का अर्थ होता है राजा और पुरुष का अर्थ होता है पुरुष। यहाँ पुरुष से हम सैनिक समझ सकते हैं या व्यक्ति समझ सकते हैं। तो राजा का पुरुष और राजा का व्यक्ति। यहाँ पर हमारे पास बीच में काके की शब्द आ रहे हैं और काके की शब्द किस में आते हैं? विभक्ति में आते हैं। जहाँ विभक्ति लगती है वहां पर कौन सा समास होता है? कर्मधारय होता है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो तुलना की जाती है और विशेषता बताई जाती है। द्वंद्व समास में प्रत्येक पद को अलग अलग करके लिखते हैं, तो ये भी नहीं होगा। बहुव्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है, तो ये भी नहीं होगा। इसलिए इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा तत्पुरुष समास, क्योंकि तत्पुरुष समास में ही विभक्ति बताई जाती है और यहाँ विभक्ति आ रही है। अर्थ हो रहा है राजा का पुरुष। और का के की में इसमें कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति। अगला क्वेश्चन बहुत इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमने समास का नाम देखा था। अब यहाँ पर उसी शब्द को दिया गया है राजपुरुषः, लेकिन पूछा है विग्रह। विग्रह का, इसका विग्रह क्या होगा? राज का हमें क्या लेना है? राजा। और पुरुष का क्या लेना है? पुरुष। तो राजा का जो एक वचन बनेगा राजा च पुरुष, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर जो पुरुष है उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो कौन सा पुरुष है? राजा का पुरुष है। यहाँ विशेषता बताई जा रही है और जहाँ विशेषता बताई जाती है वहां पर कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास। ये देख लीजिए राजा और ये इसके इतने सारे पुरुष बैठे हुए हैं सामने। राजा का पुरुष, राजा का पुरुष। तो यहाँ पर इसकी जो विग्रह करेंगे हम, उस विग्रह के लिए हमें का के लिए कौन सी विभक्ति लेनी पड़ेगी? षष्ठी। राजा की जो षष्ठी विभक्ति होगी राजन शब्द से वो होगी राज्ञः। तो यहाँ तो षष्ठी विभक्ति नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। राजाए, राजाए तो राजन शब्द की विभक्ति होती नहीं है, तो राम शब्द के अकॉर्डिंग चलती, राम शब्द के अकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन राजन शब्द तो अलग चलते हैं, तो इसकी षष्ठी विभक्ति ये भी नहीं है, जबकि ये चतुर्थी से जा रहा है। चतुर्थी भी नहीं होती हालांकि ये, लेकिन अगर हम राम शब्द की तरह भी मान लें तो ये चतुर्थी में जा रहा है, चतुर्थी नहीं लेनी है। हमारे पास काके के लिए षष्ठी विभक्ति आनी चाहिए। और राज्ञा, राज्ञा भी नहीं होगा शब्द, तो ये ऑप्शन भी गलत है। हमारे पास जो सही आंसर होगा वो होगा राज्ञः पुरुषः। राजन शब्द की षष्ठी विभक्ति क्या होती है? राज्ञः। तो षष्ठी विभक्ति है और पुरुषः। इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो होगा राज्ञ पुरुष, ऑप्शन नंबर बी। नीलोत्पलम, नीला उत्पल, नीला उत्पल, उत्पल यानी कि कमल। फोटो देख के लग रहा होगा, अर्थ समझ में आ गया होगा कि इसका अर्थ क्या होना चाहिए? नीला कमल। पहले हमने इसका विग्रह पढ़ा था, अब हमें इसका विग्रह करना है। पहले समस्त पद बनाया था, अब इसका हमें विग्रह करना है। नीलोत्पलम, हमने इसको कैसे बनाया था? नील शब्द, उत्पलम, इसमें अ, इसमें उ, दोनों मिलकर क्या हो गए? ओ। तो क्या हो गया? ल में ओ की मात्रा मिल गई, नीलोत्पलम। इस तरीके से ये शब्द बना था। नीला है कमल, नीला कमल, कमल की विशेषता बताई जा रही है, और जहाँ विशेषता बताई जाती है वहां कौन सा समास होता है? कर्मधारय। और कर्मधारय में हमें विशेषण विशेष्य हैं, तो नीला क्या है? नपुंसक लिंग है। नपुंसक लिंग है तो हमें नपुंसक लिंग में करना पड़ेगा।
च बीच में आ गया, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि च तो हमारे पास द्वंद्व समास में आता है। नीलम ये नपुंसकलिंग में आ गया, और उत्पलम ये भी नपुंसकलिंग में आ गया, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। नीलाय चतुर्थी विभक्ति लग रही है, विभक्ति तो हमें लगानी नहीं है इसमें, चतुर्थी तो। नीलेन यहाँ पर तृतीया लग रही है, तो ये भी नहीं आएगा। हमारा राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। राम लक्ष्मणों कौन सा वचन है? अगर हम इस शब्द को देखते हैं तो राम लक्ष्मण जो शब्द है, लक्ष्मण जो शब्द है वो राम की तरह चलेगा। अकारांत पुल्लिंग का शब्द है, राम की तरह चलेगा। इसीलिए जो राम का रामः लक्ष्मणः, और इसका द्विवचन क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा रामो, और इसका हो जाएगा लक्ष्मणो। द्विवचन क्या होगा? लक्ष्मणो। ठीक है, राम लक्ष्मणो, इसका विग्रह करते हैं, अलग अलग होगा, तो रामः च लक्ष्मणः च। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसमें चतुर्थी ये नहीं होगा, ये तृतीया ये नहीं होगा, षष्ठी ये नहीं होगा, क्योंकि शब्द को अलग अलग करना होता है। इसका ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन, चक्रपाणी का विग्रह पूछा है। पहले हमने समस्त पद बनाया था, चक्रपाणी में विग्रह आएगा, चक्र है हाथ में जिसके, तो चक्र से पाणी षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, इसका आंसर नहीं होगा। इसका अर्थ तो होगा चक्र का हाथ, ये नहीं हो सकता। चक्र के लिए हाथ, ये नहीं हो सकता। चक्र में हाथ, ये नहीं हो सकता। आंसर होगा चक्रेन पाणी यस्य सह। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपग्रामम, इसका विग्रह बताना है। उप का अर्थ होता है समीप, और ग्राम का अर्थ होता है गांव। गांव के समीप इसका अर्थ निकालते हैं तो गांव के समीप निकलता है। तो इसमें जो हम लगाएंगे विभक्ति वो लगेगी षष्ठी, ग्रामस्य समीपम। ऊपरी शब्द तो यहाँ आ ही नहीं रहा, ये ऑप्शन गलत हो गया। पंचमी लग रही है, ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ तृतीय लग रही है, ये ऑप्शन गलत हो गया। षष्ठी विभक्ति इसका सही आंसर है। इसका जो आंसर होगा वो बी। इसको भी हम पहले पढ़ चुके हैं, विग्रह समस्त पद बना करके। अब विग्रह पूछा है तो पंचपात्रम, तो पंचपात्रम पंच पात्रम नहीं हो सकता। पंचमी पात्रम बहुवचन है, ये नहीं हो सकता। पंचमी विभक्ति है, ये भी नहीं हो सकता। ये आएगा पंचानाम पात्राणाम समाहार, षष्ठी का बहुवचन। दोनों ही पदों में अवयवी भाव में कौन सा द्विगु समास में कौन सा लगेगा? षष्ठी का बहुवचन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। महापुरुषः, इसमें महान पुरुष नहीं होगा। अच्छा, विग्रह पूछा है, महान पुरुषः नहीं होगा। महत्या ये भी नहीं होगा। महत पुल्लिंग नपुंसकलिंग नहीं है, ये भी नहीं होगा। यहाँ जो सही राइट आंसर होगा वो होगा महान च असौ पुरुषः। अगला क्वेश्चन, यथाशक्ति, इसका भी हम लोग पहले समस्त पद समास विग्रह से समस्त पद बनाना सीख चुके हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, अभाव नहीं आता है, सह नहीं आता है, प्रति नहीं आएगा, और ये इसका राइट आंसर होगा शक्ते अनुसारः। अगला क्वेश्चन, त्रिलोचन, 3 आंख। पहले हमने इसका विग्रह करके समस्त पद बनाया था, अब इसका विग्रह पूछ रहा है। त्रि का हो जाएगा त्रयाणाम त्रीणी लोचनानी यस्य स, क्योंकि यहाँ पर पुल्लिंग का शब्द है और त्रिलोचन 3 आंखों वाले, ऐसा वह, तो उसका अगला पद निकल रहा है, अन्य पद निकल रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा बहुव्रीहि समास से।
पीतांबर पीले वस्त्र वाले, पीले हैं वस्त्र जिसके ऐसा वह, ये तो कर्मधारय में चला जाएगा, ये नहीं होगा। ये तत्पुरुष में चला जाएगा, ये नहीं होगा। और चतुर्थी विभक्ति तो बिल्कुल ही नहीं होगा। पीतम अंबरम यस्य स, अन्य पद की प्रधानता हो रही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा बहुव्रीहि समास से। सुख दुख का विग्रह क्या होगा? तो जब भी हम लोग विग्रह करते हैं द्वंद्व समास में, तो दोनों ही पदों के पीछे क्या लगाते हैं? च लगाते हैं। सुख के पीछे भी च लगेगा और दुख के पीछे भी च लगेगा। सुख से यहाँ तो षष्ठी विभक्ति लग रही है, ये नहीं होगा। यहाँ चतुर्थी विभक्ति लग रही है, ये भी नहीं होगा। और यहाँ तृतीया लग रही है, ये भी नहीं होगा। यही दोनों शब्दों के पीछे च लग रहा है, तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पहले हमने इसका समस्त पद बनाया था, अब इसका समास विग्रह करना है। दशानन, दस है आनंद जिसके, वही अन्य पद की प्रधानता हो रही है, रावण शब्द निकल रहा है। दस है आनंद जिसके, दस है मुख जिसके, कौन है? रावण। तो रावण के लिए यहाँ पर 10 आनन आने, यहाँ पर कोई विभक्ति नहीं लग रही है। यहाँ पर 10 भी आनने, ये भी नहीं होगा। यहाँ चतुर्थी है, ये भी नहीं होगा। अन्य पद की जो प्रधानता वाला है, ये बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुव्रीहि समास होगा यहाँ पर। इसका राइट आंसर है बी, 10 आननानि यस्य स। नेक्स्ट, मुख कमलम, मुख कमल, मुख है कमल के समान। पहले हमने इसका समस्त पद बनाया था, अब समास विग्रह करना है। तो इसका जो होगा, इसमें विभक्ति नहीं लगती है, केवल हमें नपुंसक लिंग में लिखना होता है दोनों शब्दों को, तो इसका राइट आंसर होगा ये। अगला क्वेश्चन, शंख चक्रम, शंख और चक्र, अगर इसका अर्थ करते हैं, दो चीजें अलग अलग दिखाई दे रही है, अलग अलग करने के लिए द्वंद्व समास लेते हैं। षष्ठी विभक्ति लग रही है, ये नहीं होगा। चतुर्थी है, ये नहीं होगा। तृतीया है, ये नहीं होगा। अलग अलग लिखने के लिए हमें च लगाना पड़ता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, विद्या धनम, विद्या रूपी धन। पहले हमने इसका समस्त पद बनाया था, अब इसका हमें विग्रह करना है। विग्रह करने के लिए विद्या रूपी धन, तो इसमें विद्या में हमें कौन सी विभक्ति लगानी पड़ेगी? तत्पुरुष समास से तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति के लिए यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है, ये नहीं होगा। यहाँ च लग रहा है द्वंद्व समास का, ये नहीं होगा। और यहाँ चतुर्थी विभक्ति लग रही है, ये नहीं होगा। विद्या ये यहाँ पर तृतीय विभक्ति है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से आज हमने समास की जो 50 क्वेश्चन है उनको कंप्लीट किया है ऑब्जेक्टिव टाइप से। और आगे इसको देखने के लिए हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।